नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लासेस में। इससे पहले पिछली क्लास में हमने बात की थी प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में, और आज अपने बात करने वाले हैं प्रकीर्णन पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण परिघटनाओं की। जी, इन परिघटनाओं को समझने से पहले इसमें जो बेसिक काम आता है उस बेसिक को मैं सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ, ताकि उनको आगे समझने में आसानी हो। और बेसिक रूल में पहला रूल तो ये है, जिसको हमने कल पढ़ा था, कि जिस प्रकाश कलर की तरंग दैर्ध्य अधिकतम होगी उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसी प्रकार जिसके लिए तरंग दैर्ध्य का मान न्यूनतम होता है उसके लिए प्रकीर्णन अधिकतम होता है, यानी कि मैक्सिमम होता है। तो कुल मिलाकर के बात करें तरंग दैर्ध्य के आधार पे, तो लाल प्रकाश किरण की तरंग दैर्ध्य अधिकतम होती है, अतः इसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा। और बैंगनी यानी कि वोयलेट प्रकाश किरण की तरंग दैर्ध्य मिनिमम होती है, अतः इसका जो प्रकीर्णन होगा वो अधिकतम होगा। दूसरा रूल ये काम में आता है कि प्रकाश किरण हमेशा सीधी रेखा में गति करती है या गति करती हुई मानी जाती है। जिस कलर की प्रकाश किरण अपनी आंखों की रेटिना पे आके गिरती है उसी कलर का वो प्रकाश स्रोत हमें दिखाई देता है जहां से वो प्रकाश किरण आई थी। जैसे कई बार हमें देखने को मिलता है कि किसी टॉर्च का जो बल्ब है वो लाल कलर में जगमगाता हुआ नजर आता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि उस टॉर्च से निकलने वाली जो भी प्रकाश किरण है वो अपनी आंखों की रेटिना पे आके गिर रही है, उसका कलर लाल है। जैसे किसी प्रकाश स्रोत से यदि हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है, हरा रंग अपनी आंखों पे आके गिरता है, तो फिर वो प्रकाश स्रोत हमें हरे रंग का दिखाई देगा। तो शॉर्ट एंड स्वीट कि जिस कलर की प्रकाश किरण अपनी आंखों की रेटिना पे आके गिरती है वो प्रकाश स्रोत हमें उसी कलर का दिखाई देता है। ये दो बेसिक रूल हो गए जिसके पीछे पूरा का पूरा प्रकीर्णन की परिघटनाएं टिकी हुई हैं। और आइए बात करते हैं बारी बारी से। और पहली परिघटना होगी आसमान का रंग नीला दिखाई देगा। तो सूर्य देवता इस प्रकार से सूर्य से आने वाला जो भी श्वेत प्रकाश है वो वायुमंडल में विद्यमान बहुत सारे कणों से टकराएगा। कुछ इस प्रकार से ये वायुमंडलीय कण हो गए, जैसे कोई धूल का कण हो गया, कोई गैसीय कण हो गया। तो सूर्य से आने वाला प्रकाश जब इस वायुमंडलीय कण पर टकराता है तो यहां से प्रकाश किरण का प्रकीर्णन होता है। श्वेत प्रकाश में 7 कलर विद्यमान होते हैं विबग्योर के हिसाब से, जिसमें लाल प्रकाश किरण की तरंग दैर्ध्य अधिकतम होती है, अतः इस लाल प्रकाश किरण का प्रकीर्णन सबसे कम होगा। सबसे ज्यादा प्रकीर्णन वोयलेट का होगा, फिर इंडिगो का, फिर ब्लू का। इस प्रकार से प्रकीर्णन है वो लगातार होता जाता है। तो जब वायुमंडलीय कण से श्वेत प्रकाश टकराता है तो मोस्टली जिसकी तरंग दैर्ध्य बहुत कम होती है उसका प्रकीर्णन ज्यादा हो जाता है। और इस कंडीशन में वायुमंडलीय कणों से टकराने के पश्चात वोयलेट यानी कि बैंगनी, जामुनी, नीला, इन कलर का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। और ये कलर वायुमंडल में आसमान की ओर ऊपर संतरित होना शुरू कर देते हैं। इन तीनों प्रकीर्णित कलर की अपनी बात करें तो आनुपातिक रूप से नीले कलर का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। तो जब ये नीला, जामुनी और बैंगनी कलर तीनों आसमान की ओर संतरित होते हैं तो आनुपातिक रूप से नीले कलर का प्रभाव ज्यादा होगा। अपनी आंखें इन तीनों में से नीले कलर के प्रति ज्यादा सुग्राही होंगी, मतलब नीला कलर हमें ज्यादा दिखाई देने वाला है। और जब ये तीनों प्रकाश किरणें आसमान में पहुंचती हैं तो आसमान में नीला कलर ज्यादा विस्तृत होता है, ज्यादा फैलता है, क्योंकि इसका आनुपातिक रूप से ज्यादा प्रभाव है। और फिर आसमान से ये जो प्रकाश किरणें आती है वो लगभग नीले कलर की होती है, और ये प्रकाश किरणें मानव नेत्र पे आके गिरती हैं
तो ऊपर का जो भी आसमान होता है वो हमें नीले कलर का दिखाई देने लगता है। एक इम्पोर्टेंट बात कि आसमान के अंदर या आसमान की ओर ये बैंगनी और जामुनी कलर भी जाता है, ये भी थोड़ा बहुत मात्रा में आंशिक रूप से विसरित होता है। तो आसमान का रंग कभी भी गहरा नीला नहीं होता, आसमान का रंग जो होता है वो हल्का नीला होता है। और हल्के नीले का मूल कारण क्या होता है कि आसमान की ओर जाने वाला जो गहरा नीला कलर है उसके अंदर आंशिक रूप से अति अल्प मात्रा में बैंगनी रंग और जामुनी रंग का भी हल्का सा मिश्रण हो जाता है। और जब आप गहरे नीले कलर में जामुनी और बैंगनी रंग को मिश्रित कर देते हो तो परिणामी रंग है वो हल्का नीला निकल के आता है, जिसके कारण इन तीनों कलर के प्रभाव में, जिसमें नीले कलर का अनुपातिक रूप से भाग ज्यादा है, इसी प्रभाव के कारण जो ऊपर का आसमान का जो भाग होता है वो हमें नीला दिखाई देता है। और इस आसमान से टकरा करके आने वाली जो प्रकाश किरणें होती हैं वो हल्के नीले कलर की होती है, जिसके कारण हमें ऐसा महसूस होता है कि आसमान का जो कलर है वो हल्का नीला हो गया है। तो ये पूरी की पूरी परिघटना आसमान का रंग नीला दिखाई देना है वो परिकिरण पर आधारित होगा। यदि इस वायुमंडलीय कणों से प्रकाश का परिकिरण नहीं हो पाता तो ये प्रकाश किरणें या फिर कोई भी रंग आसमान की ओर नहीं जाता, जिसके कारण आसमान है वो हमें काला दिखाई देता। अतः अंतरिक्ष में कोई भी व्यक्ति खड़ा है तो उसको आसमान है वो नीला दिखाई देगा, क्योंकि उस कंडीशन में आसमान की ओर कोई भी प्रकाश किरण नहीं जाती, कोई भी कलर नहीं जाता, विसरित नहीं होता, अतः आसमान का रंग है वो काला दिखाई देता। तो अंतरिक्ष यात्रियों को आसमान नीला दिखाई देता है, या फिर यूं समझ सकते हो कि वायुमंडल है, पृथ्वी से ऊपर एक निश्चित ऊंचाई तक वायुमंडल है, उस ऊंचाई से ऊपर जाकर के यदि अपने आसमान को देखते हैं तो भी आसमान हमें काला नजर आता है। तो आसमान के नीले रंग का दिखाई देना मोस्टली प्रकीर्णन के कारण होता है, और जो भी प्रकीर्णित प्रकाश होते हैं उसमें नीले कलर की अधिक बहुलता होती है, आनुपातिक रूप से नीले कलर का ज्यादा प्रभाव होता है, जिसके कारण ये आसमान हमें नीला दिखाई देने लगता है। तो ये पहली परिघटना थी अपने पास आसमान का नीला दिखाई देना। अब अपने बात करेंगे सूर्य का सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना। तो अब अपने बात करने वाले हैं सूर्य का सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना। एक्चुअल में ये क्यों होता है? जब सूर्य उदय का समय होता है या सूर्य अस्त का समय होता है, उस कंडीशन में सूर्य की दूरी पृथ्वी से अधिकतम होती है। तो ये पृथ्वी, इसके ऊपर यहां पे सूर्य देवता कुछ इस प्रकार से, यहां से जब श्वेत प्रकाश की निर्गत होगी तो ये प्रकाश किरण वायुमंडल के बहुत सारे कणों से टकराएगी। जब सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण पृथ्वी तक पहुंचेगी तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय इस प्रकाश किरण को अधिकतम दूरी तय करनी पड़ेगी। उस स्थिति में जो श्वेत प्रकाश में 7 कलर विद्यमान होते हैं उनमें से सबसे पहले प्रकीर्णन यानी वोलेट का होगा, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज और फिर रेड का होगा। तो रेड के अलावा लगभग सभी प्रकाश कलर का प्रकीर्णन हो जाता है। केवल लाल रंग ही सूर्य से निकलने के पश्चात पृथ्वी तक पहुंच पाता है, और पृथ्वी पे खड़े व्यक्ति की रेटिना पर जब ये लाल प्रकाश किरण गिरती है तो फिर इस व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि ये जो लाल प्रकाश किरण आ रही है वो किसी लाल रंग के प्रकाश स्रोत से आ रही है, और यहाँ पे प्रकाश स्रोत है वो सूर्य है। अतः इस व्यक्ति को ये सूर्य है वो लाल दिखाई देने लगता है। क्यों? क्योंकि लाल रंग के अलावा अन्य सभी कलर का प्रकीर्णन हो जाता है, अन्य सभी कलर वायुमंडल में मुक्त अवस्था में चले जाते हैं, केवल लाल प्रकाश ही मानव नेत्र की रेटिना पे आके गिरता है, जिसके कारण इस व्यक्ति को इस प्रकाश स्रोत के लाल रंग का होने का भ्रम उत्पन्न होता है, जिसके कारण सूर्य है वो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देने लगता है। तो ये अपने पास था दूसरी परिघटना
अब अपने पास तीसरी परिघटना आती है, उसकी अपने बात कर लेते हैं। और तीसरी परिघटना होगी बादलों का श्वेत यानी कि सफेद दिखाई देगा। तीसरी परिघटना होगी बादलों का सफेद दिखाई देना या सफेद दिखाई देना। एक्चुअल में जो बादल होते हैं वो जल वाष्प की बूंदों से बने होते हैं और जल वाष्प की बूंदें वायुमंडल में विद्यमान अन्य कणों की तुलना में अधिक बड़े आकार की होती है, उनका साइज बड़ा होता है। मतलब वायुमंडल में जो भी धूल का कण है या कोई गैसीय कण है, उनके आकार की तुलना में जल वाष्प का जो आकार होता है वो अधिक बड़ा होता है। तो फिर हम ये जानते हैं कि यदि आकार बड़ा हो गया किसी भी कण का तो प्रकाश किरण का फिर प्रकीर्णन होना निश्चित है, क्योंकि उस केस में प्रकीर्णन की जो आवश्यक शर्त होती है वो सेटिस्फाई हो जाती है। कि प्रकाश की शर्त क्या है, प्रकीर्णन की शर्त क्या है कि आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का जो मान है वो कण के आकार से कम होना चाहिए, यानी कि कण का आकार अधिक होना चाहिए। और वायुमंडलीय कण की तुलना में जल वाष्प का आकार अधिक बड़ा हो गया, तो उस कंडीशन में अपने जो यहाँ पे इस प्रकार की अवस्था में बादल हैं उसके पास बड़े बड़े आकार की जल वाष्प हो गई। जो भी श्वेत प्रकाश इसके ऊपर आके टकराता है उस श्वेत प्रकाश में विद्यमान लगभग सभी रंगों का प्रकीर्णन हो जाता है, चाहे उसमें वोयलेट कलर हो चाहे उसमें रेड कलर हो, सभी का लगभग समान रूप से प्रकीर्णन होता है, जिसके कारण सारे के सारे जो प्रकाश किरणें हैं वो फिर प्रकीर्णित होकर मानव नेत्र की रेटिना पे आके गिरती है। जब सारा प्रकाश सम्मिलित रूप से सभी कलर मानव नेत्र की रेटिना पे आके गिरते हैं तो उस स्थिति में उस व्यक्ति को सभी कलर का एक मिश्रित रूप जिसे हम श्वेत प्रकाश कहते हैं वो नजर आता है। तो कुल मिलाकर के उस मानव नेत्र की रेटिना पर श्वेत प्रकाश किरण आकर के आपतित होती है, जिसके कारण उस व्यक्ति को ऐसा आभास होता है कि श्वेत प्रकाश किरण किसी श्वेत यानी कि सफेद प्रकाश स्रोत से आ रही है। और यहाँ पे जो प्रकाश स्रोत होते हैं वो बादल होते हैं, क्योंकि प्रकाश किरणें बादलों से प्रकीर्णित होकर आती है, अतः ये बादल उस व्यक्ति को श्वेत यानी कि सफेद नजर आते हैं। तो बादलों के सफेद नजर आने का मूल कारण क्या हो गया कि आने वाली सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण में विद्यमान सभी रंगों का समान रूप से प्रकीर्णन हो जाता है, जिसके कारण सभी प्रकाश किरणें मानव नेत्र पे आकर के गिरती है, उसकी रेटिना पे गिरती है, जिसे मानव को सम्मिलित प्रभाव श्वेत प्रकाश नजर आता है और उसके कारण बादलों के सफेद होने का भ्रम उत्पन्न हो जाता है। तो बादलों का सफेद दिखाई देना भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। अब अपनी बात करते हैं चौथी और अंतिम कंडीशन की, खतरे के संकेत लाल दिखाई देना। खतरे के संकेत का लाल होना। ओके, अपने श्वेत प्रकाश दृश्य स्पेक्ट्रम की बात करें जिसमें कलर होता है विबग्योर, उसमें सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य रेड किरण की होगी। और हम ये जानते हैं कि जिसकी तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है वो प्रकाश वायुमंडल में अधिकतम दूरी तक संचरित हो पाता है। तो इस सभी सातों कलर की अपनी बात की जाए तो रेड प्रकाश किरण वायुमंडल में अधिकतम दूरी तक संचरित होगा, क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा, क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है। अतः किसी भी संकेत को अधिकतम दूरी तक पहुंचाने के लिए हमें लाल प्रकाश काम में लेना होता है, ताकि जो भी खतरे का संकेत है वो अधिकतम दूरी तक जाकर के अपना प्रभाव प्रदर्शित कर पाए। यदि हम रेड की बजाय वोयलेट प्रकाश किरण काम में लेंगे तो वोयलेट कलर यानी कि बैंगनी कलर
अधिक दूरी तक नहीं जा पाएगा, अतः अधिकतम दूरी तक किसी भी खतरे का अंदेशा नहीं हो पाता है। अतः अधिकतम दूरी तक खतरे के संकेत को पहुंचाने के लिए या खतरे के अंदेशे को पहुंचाने के लिए लाल प्रकाश किरण प्रयोग में ली जाती है, क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो खतरे के संकेत लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। तो ये था अपने पास प्रकीर्णन पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण परिघटनाएं जिसके बारे में हमने देखा था। अब अपने बात करने वाले हैं इंद्रधनुष की, कि इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है, कब इंद्रधनुष बनता है, क्या उसकी आवश्यक शर्तें होती है। आइए बात करते हैं इंद्रधनुष के बारे में। तो आइए बात कर लेते हैं इंद्रधनुष की, कि इंद्रधनुष क्या होता है, ये कैसे बनता है, कब बनता है। तो जब आसमान में या फिर वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है, जल की बूंदें या जल वाष्प अधिक होता है, उस कंडीशन में हमें एक 7 रंगों से निर्मित चापनुमा संरचना दिखाई देती है। उस चापनुमा आकृति अथवा संरचना को ही इंद्रधनुष कहते हैं। और इंद्रधनुष हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है जो कि अलग अलग चाप के रूप में विभिन्न कलर होते हैं, और इन चाप का केंद्र है वो एक ही होता है। यानी कि वायुमंडल में सकेंद्रीय चाप से निर्मित आकृति दिखाई देती है। इस सकेंद्रीय चापनुमा आकृति को ही इंद्रधनुष कहते हैं। इंद्रधनुष बनता कब है? इंद्रधनुष के लिए जल वाष्प की बिल्कुल सीध में सूर्य होना चाहिए और बीच में होगा प्रेक्षक। एक साइड में जल वाष्प है, एक साइड में सूर्य है, और प्रेक्षक का मुख है वो जल वाष्प की ओर है। तो यहाँ जल वाष्प के ऊपर हमें या इन जल वाष्प के कारण हमें इंद्रधनुष नजर आता है। एक्चुअली होता क्या है कि जो जल वाष्प होता है उस जल वाष्प के ऊपर जब प्रकाश की आकर के आपतित होती है तो जल की बूंदें प्रकाश का प्रकीर्णन कर देती है, जैसे प्रिज्म में होता है। उसी प्रकार से जो जल की बूंदें होती हैं वो उस आने वाले श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित कर देती हैं और एक चापनुमा संरचना बन जाती है, जो कि बहुत सारी जल वाष्प मिलकर एक संरचना तैयार करती है, और उसी संरचना को हम इंद्रधनुष कहते हैं। इंद्रधनुष मोस्टली 2 प्रकार से बनता है, एक तो होता है प्राथमिक इंद्रधनुष और एक होता है द्वितीयक इंद्रधनुष। तो बात करते हैं दोनों का बारी बारी से। अपने सबसे पहले अपने देखेंगे प्राथमिक इंद्रधनुष क्या होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष आप इसे कहोगे। अपने पास एक जल वाष्प है, सपोज दैट ये हो गया। यदि आप इस जल वाष्प के ऊपर वाले भाग से प्रकाश किरण का प्रवेश करवाते हो, या फिर यूं कह लो किसी जल वाष्प में इसके ऊपरी भाग से प्रकाश किरण प्रवेश करती है, तो उस कंडीशन में प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। होगा कैसे वो अभी हम समझने वाले हैं, अब जरा बेसिक समझ लेते हैं। और यदि एक प्रकाश किरण इस जल वाष्प के नीचे वाले भाग से प्रवेश करती है तो यहाँ पे इस कंडीशन में द्वितीय इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष अब बनेंगे किस प्रकार से, उसको अपने समझने की कोशिश करते हैं। उसके लिए अपन ने क्या करना है, अपने एक जल वाष्प ले लेंगे। ये जल की एक बूंद हो गई अपने पास, एक प्रकाश के लिए इसके ऊपर वाले भाग से इस प्रकार से प्रवेश कर रही है। ये जो प्रकाश है वो श्वेत प्रकाश है। जब ये प्रकाश किरण जल वाष्प पे आपतित होगी तो ये जल वाष्प इस प्रकाश का प्रकीर्णन कर देगी, यानी कि इसकी अभी भी 7 रंगों में विभाजित कर देगी। तो एक प्रकाश किरण इस प्रकार से, एक प्रकाश किरण इस प्रकार से। मैं केवल यहाँ पे 2 ही कलर की बात करूंगा। ऊपर वाला जो कलर होगा वो कौन सा होगा, प्रकाश किरण बिल्कुल सीधी रेखा में जा रही थी, बहुत कम विचलन हुआ है ऊपर वाली प्रकाश किरण का, और कम विचलन रेड प्रकाश किरण का होता है। तो ये ऊपर वाली प्रकाश कलर होगा वो होगा रेड, और सबसे ज्यादा विचलन नीचे वाले का हुआ है, इसका नाम होगा फिर वोयलेट यानी कि बैंगनी। और अन्य जो बच गए 5 कलर वो इन दोनों के बीच में व्यवस्थित हैं।
तो कुल मिलाकर के बात ये हो गई कि ऊपर वाला जो कलर है वो रेड प्रकाश है और नीचे वाला जो कलर है वो बैंगनी प्रकाश है। तो यहाँ इस पॉइंट ए से प्रकाश का अपवर्तन हो गया और प्रकीर्णन भी हो गया। यहां इस पॉइंट से प्रकाश किरण का TIR होगा, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। अब ये प्रकाश किरण यहां से परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए इस प्रकार से संचरित होगी और ये प्रकाश किरण है वो वोयलेट कलर की है। इसी प्रकार से ये प्रकाश किरण भी परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए और इस प्रकार से परावर्तित हो जाएगी, क्योंकि प्रकाश किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ है और ये जो प्रकाश किरण है वो रेड कलर की है। अब इन पॉइंटों से प्रकाश किरण का होगा अपवर्तन। अपवर्तन होगा तो ये प्रकाश किरण सीधी निकल जाए, सॉरी दूसरे बाहर निकल जाएंगी, हवा में आ जाएंगी, दूसरे माध्यम में आ जाएंगी। तो ये किस प्रकार गति करेंगी? सपोज दैट कि इस बूंद का केंद्र बिंदु यहाँ पे है, अपवर्तन के नियमों का पालन करवाते हुए इसको बाहर निकालना है, तो भाई ये हो जाएगा इस पृष्ठ के ऊपर एक अभिलंब। तो ये प्रकाश किरण विरल माध्यम में आएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी और यह प्रकाश किरण भी इसी के सापेक्ष कुछ इस प्रकार से जाएगी, क्योंकि ये भी अभिलंब से दूर हटने वाली है। यहाँ कुछ बच्चों को समस्या होती है, वो क्या करते हैं कि प्रकाश किरण को इस साइड में झुका देते हैं, इस प्रकाश किरण को इस साइड में झुका देते हैं। तो जो भी होना है परावर्तन, अपवर्तन या प्रकीर्णन, वो उसके रूल के अकॉर्डिंग, उसके नियमों के अकॉर्डिंग होना है। तो एक प्रकाश किरण तो इस दिशा में चलेगी और इस प्रकाश किरण का नाम है जी वोयलेट, और ये प्रकाश किरण इस दिशा में जाएगी, इसका नाम है जी रेड। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस और चेक कर लेना ताकि आपको कोई गड़बड़ ना हो कि यहाँ पहली बार प्रकाश किरणें बूंद में प्रवेश करने के पश्चात पृष्ठ पे टकराई। ये प्रकाश किरणें पहली बार पृष्ठ पे टकराई है, जब ये आगे जाएंगी बूंद के अंदर तो वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, क्योंकि जब आप परावर्तन का रूल अप्लाई करते हो तो उसमें इस प्रकार से प्रकाश किरणों का परावर्तन होता है, रेड और वोयलेट एक दूसरे को क्रॉस करती हुई हमें नजर आती है, दिखाई देती है। यहां से यदि प्रकाश किरण का पुनः पूर्णांतरिक परावर्तन होता और ये प्रकाश किरण वापिस बूंद के अंदर जाती तो ये वापिस जाते वक्त भी एक दूसरे को पुनः क्रॉस करती। लेकिन अब यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन हो चुका है, ये प्रकाश किरणें बाहर निकल चुकी हैं और ये इस प्रकार से गति कर रही है। तो कुल मिलाकर के ध्यान रखना कि बूंद के अंदर जितनी बार प्रकाश किरण का TIR होता है उतनी ही बार वो एक दूसरे को क्रॉस करती हुई नजर आती है। तो यहाँ प्राथमिक इंद्रधनुष में केवल एक ही बार TIR हुआ है, तो एक बार क्रॉसिंग हुई है। जब हम आगे द्वितीयक इंद्रधनुष को समझेंगे तो 2 बार TIR होगा, जिसमें हमें 2 बार क्रॉसिंग करवानी पड़ेगी। ये सिंपल सा तरीका होगा याद रखने का, इसके स्ट्रक्चर को समझने का। तो यहाँ पे ये प्रकाश किरण वोयलेट हो गई, ये प्रकाश किरण रेड हो गई। इंद्रधनुष में एक बूंद के द्वारा केवल एक ही कलर दिखाई देता है, जबकि इंद्रधनुष में तो 7 कलर होते हैं। अतः हमें 7 कलर को देखने के लिए कम से कम 7 बूंदों की आवश्यकता होगी और पूरे उस इंद्रधनुष के स्पेक्ट्रम को देखने के लिए हमें असंख्य अनेकों जल वाष्प बूंदों की आवश्यकता पड़ती है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात और मैं आपको बता दूं कि जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है वो 3 चरणीय प्रक्रिया होती है, जिसमें 2 बार प्रकाश किरण का अपवर्तन होता है और 1 बार प्रकाश किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो एग्जाम में एक बार पूछा गया है कि प्राथमिक इंद्रधनुष कितनी चरणीय प्रक्रिया है, उसके चरण कौन कौन से हैं? तो उसके जी 3 चरणों की प्रक्रिया होती है, जिसमें 2 बार प्रकाश किरण का अपवर्तन होता है और 1 बार प्रकाश किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अभी अभी हमने बात की है कि एक जल वाष्प के द्वारा केवल एक ही कलर दिखाई देता है, तो पूरे इंद्रधनुष को देखने के लिए हमें अनेक बूंदों की आवश्यकता पड़ेगी। अब अपने बात करते हैं कि इंद्रधनुष कैसे हमें अनेक बूंदों से दिखाई देगा, किस प्रकार उसकी व्यवस्था बनेगी, कौन सा कलर नीचे होगा, कौन सा कलर ऊपर होगा। तो आइए उसको भी अपने समझ लेते हैं कि अनेक बूंदों से हमें प्राथमिक इंद्रधनुष दिखाई कैसे देगा। तो ये तो हो गया उसके पीछे का बेसिक कि प्राथमिक इंद्रधनुष जब भी बनता है बूंद के अंदर एक्चुअल में होता क्या है, ये प्रक्रिया ही हो गई। अब अपने संपूर्ण प्राथमिक इंद्रधनुष को देखने की कोशिश करेंगे। तो अपने पास ये एक
जल वाष्प हो गया, ये प्रकाश किरण, श्वेत प्रकाश किरण। यहां से प्रकाश किरण का हो जाएगा प्रकीर्णन और अपवर्तन। ये प्रकाश किरण ऐसे जाएगी, एक प्रकाश किरण ऐसे जाएगी। ऊपर वाली प्रकाश किरण है उसका कलर है वोयलेट, सॉरी रेड, और नीचे वाली प्रकाश किरण का कलर है वो वोयलेट है, यानी कि बैंगनी है। और ऊपर वाली प्रकाश किरण का कलर कैसा है, रेड है। ये व्यवस्था अपने पास हो गई है। अब यहां से प्रकाश किरण का क्या होगा, PIR। तो एक प्रकाश किरण PIR हो रहा है, क्रॉसिंग होगी प्रकाश किरणों की, तो ये प्रकाश किरण कुछ ऐसे आएगी, और रेड वाली प्रकाश किरण है वो कुछ ऐसे आएगी। तो ये रेड प्रकाश किरण है और ये वोयलेट प्रकाश किरण है। अब यहां से आप प्रकाश किरण को अपवर्तित करवाओगे तो वोयलेट प्रकाश किरण इस प्रकार से गति करेगी और रेड प्रकाश किरण इस प्रकार से गति करेगी। तो ये तो हो गई एक बूंद। अनेक बूंदों की बात करते हैं, उसके बीच में और भी बहुत सारी बूंदे हैं, 5 बूंदे बीच में एक और है, अंतिम जल वाष्प हमने यहाँ पे ये मान लिया। तो एक कलर इसके द्वारा दिखेगा, बीच में 5 बूंदे जिसकी हम कल्पना नहीं कर रहे हैं, 5 कलर वहां से दिखेंगे, और एक लोवेस्ट वाली जल वाष्प हमने ये ले ली। तो एक प्रकाश किरण इसमें प्रवेश कर रही है कुछ इस प्रकार से, इसका होगा प्रकीर्णन कुछ इस प्रकार से। यहां से होगा प्रकाश किरण का PIR, सेम वही परिघटना है, प्राथमिक किरण हम निर्माण कर रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से ये प्रकाश किरणें पूर्णांतरिक परावर्तित होंगी, TIR हो जाएगा। तो ऊपर वाली जो प्रकाश किरण है ये तो रेड है और नीचे वाली है वो वोयलेट है। अब यहां से क्या होगा, ये प्रकाश किरण इस प्रकार गति करेगी और ये प्रकाश किरण कुछ इस प्रकार से गति करेगी, और जो नीचे वाली प्रकाश किरण है वो तो रेड है, ये वोयलेट है, नीचे वाली प्रकाश किरण है वो रेड है और ये वोयलेट है। ओके, इसके बीच में भी अपने पास 5 बूंदे और हैं, उनसे भी बहुत सारी प्रकाश किरणें इस प्रकार से आएंगी, यानी कि 7 प्रकाश किरणें पृथ्वी की ओर गति करेंगी। तो यहां से अब इंपॉर्टेंट बात ये होगी समझने वाली कि ये जो रेड प्रकाश है वो इस प्रकार से पृथ्वी की ओर जाता है, और ये वोयलेट प्रकाश है वो इस प्रकार पृथ्वी की ओर जाता है, और अन्य जो प्रकाश है वो इस प्रकार से गति करते हैं, ये इधर निकल जाता है। तो यहां पे सपोज दैट ग्राउंड है, पृथ्वी है, ये हो गया अपने पास पृथ्वी। यहाँ पे मान लो कोई भी व्यक्ति खड़ा है, तो इस व्यक्ति के रेटिना पे इस नीचे वाले जल वाष्प का वोयलेट कलर, बैंगनी कलर मानव नेत्र पे जाके गिरेगा। ऊपर वाली जो सबसे ऊपर की प्रकाश है, जो जल बूंद है, इनसे आने वाली प्रकाश किरण वो रेड कलर की मानव नेत्र पे आके गिरेगी। इसी प्रकार से बीच में जो जल वाष्प हैं उनसे भी एक एक कलर है वो मानव नेत्र की रेटिना पे आकर के इस प्रकार से गिरने वाला है। अन्य जो 6 कलर बचते हैं वो कहीं विस्तृत हो जाते हैं, फैल जाते हैं, जैसे यहाँ पे ये फैल रहे हैं। तो एक बूंद से आने वाला केवल एक ही कलर यहाँ मानव नेत्र की रेटिना पे गिरता है। तो नीचे वाली बूंद से कौन सा कलर दिखाई दिया, V, यानी कि वोयलेट। ऊपर वाले से कौन सा कलर दिखाई दिया, रेड। तो बीच वाले से क्या बन जाएगा, विब्ग्यू, इस प्रकार से। तो फिर इस व्यक्ति को ये बूंद है वो वोयलेट कलर की नजर आएगी, क्योंकि इस बूंद का बैंगनी रंग है वो मानव नेत्र पे आके गिरा है, तो ये बूंद उस व्यक्ति को बैंगनी कलर की नजर आएगी। ये बूंद उस व्यक्ति को कैसी नजर आएगी, इसका लाल प्रकाश मानव नेत्र पे आके गिरा है, तो ये बूंद है वो लाल कलर की नजर आएगी। इसी प्रकार से बीच वाला ये बूंद है वो ऑरेंज कलर का नजर आएगा, ये येलो कलर का नजर आएगा, ये ग्रीन नजर आएगा, ये ब्लू नजर आएगा, ये जामुनी इंडिगो नजर आएगा। तो कुल मिलाकर के एक स्पेक्ट्रम बन जाएगा, ऊपर वाला लाल, फिर उसके नीचे ऑरेंज, फिर येलो, लास्ट में वोयलेट। इस प्रकार से एक स्पेक्ट्रम तैयार हो जाएगा, और वो स्पेक्ट्रम है वो प्राथमिक इंद्रधनुष होगा। तो यहाँ पे ये जो वोयलेट कलर आ रहा है वो पृथ्वी के साथ 40 डिग्री का कोण बनाता है, जबकि ये जो रेड कलर आके गिर रहा है मानव नेत्र पे वो पृथ्वी के साथ 42 डिग्री का कोण बनाता है। कुल मिलाकर के ये जो एंगल बचता है वो बचता है 2 डिग्री, यानी कि प्राथमिक इंद्रधनुष के जो स्पेक्ट्रम जो हमें दिखाई देते हैं या फिर 7 रंगों जो समूह हमें दिखाई देता है
वो मोस्टली 2 डिग्री में कंप्लीट होता है, वो केवल 2 डिग्री में ही पृथ्वी के सापेक्ष हमें दिखाई देता है। तो पृथ्वी से 40 डिग्री एंगल बनाता है वोलेट कलर और 42 डिग्री एंगल बनाता है रेड कलर, और इन अनेक गुणों की सहायता से हमें प्राथमिक इंद्रधनुष दिखाई देने लगता है। प्राथमिक इंद्रधनुष के ठीक ऊपर बनता है द्वितीयक इंद्रधनुष। प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष में जो कलर होता है, रंगों का जो क्रम होता है, वो एक दूसरे का विपरीत होता है। हमेशा याद रखो, प्राथमिक इंद्रधनुष में रंगों का क्रम प्रिज्म से प्राप्त होने वाले रंगों के क्रम के तुल्य होता है। प्रिज्म में क्या होता है, प्रिज्म में जो भी कलर हमें दिखाई देते हैं, सबसे नीचे वोलेट होता है, सबसे ऊपर रेड होता है। ऐसा ही प्राथमिक इंद्रधनुष में होता है। तो प्राथमिक इंद्रधनुष में जो सबसे नीचे का कलर होता है वो वोलेट रहता है, सबसे ऊपर का जो कलर होता है वो रेड रहता है, और यही स्पेक्ट्रम, इसी क्रम में कलर हमें प्रिज्म में भी दिखाई देते हैं। लेकिन द्वितीयक इंद्रधनुष में क्या होगा, द्वितीयक इंद्रधनुष पहली बात तो ये कि प्राथमिक इंद्रधनुष के ऊपर बनेगा, और दूसरी बात ये कि द्वितीयक इंद्रधनुष में जो रंगों का क्रम होगा वो प्राथमिक इंद्रधनुष की तुलना में उल्टा होगा। मतलब ये हो गया कि प्राथमिक इंद्रधनुष में यदि नीचे का कलर वोयलेट है, ऊपर का कलर रेड है, तो द्वितीयक इंद्रधनुष में नीचे का कलर रेड होगा और ऊपर का कलर है वो वोयलेट होगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ जो जल वाष्प है, अब वो द्वितीयक इंद्रधनुष बनाएगी। ये जल वाष्प रेड कलर की दिखाई दे रही थी, तो इसके निकटवर्ती ये भी रेड कलर की दिखाई देगी। उसके बाद ये कलर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, और लास्ट में ऊपर जाकर के हमें कलर नजर आएगा वोयलेट का। तो ये रेड कलर, ठीक इसके ऊपर जो द्वितीयक इंद्रधनुष बनना शुरू होगा, उसके नीचे वाला कलर है वो भी हमें रेड प्राप्त होगा। तो द्वितीयक इंद्रधनुष हमेशा प्राथमिक इंद्रधनुष के ऊपर बनता है। और दूसरी बात ये कि द्वितीयक इंद्रधनुष धुंधले कलर का होता है, कम गहरा कलर उसमें होता है। अतः सामान्यतया द्वितीयक इंद्रधनुष कभी भी हमें दिखाई नहीं देता। बहुत कम केस में ही हमें द्वितीयक इंद्रधनुष दिखाई देता है, क्योंकि द्वितीयक इंद्रधनुष में जो कलर होते हैं वो धुंधले होते हैं, और प्राथमिक इंद्रधनुष में जो कलर होते हैं वो थोड़े गहरे होते हैं, सॉलिड होते हैं। अतः वो हमें आसानी से दिखाई दे देते हैं। तो बात कर लेते हैं कि द्वितीयक इंद्रधनुष जब भी बनता है जल वाष्प के अंदर क्या परिघटना उत्पन्न होती है और किस प्रकार से उसके कलर हमें दिखाई देते हैं। तो बात कर लेते हैं द्वितीयक इंद्रधनुष की। द्वितीयक इंद्रधनुष के लिए अपने पास ये एक जल वाष्प हो गया, ये अपने पास एक जल वाष्प हो गया, जिसमें इस नीचे वाले भाग से प्रकाश किरण प्रवेश करेगी कुछ इस प्रकार से। जब ये प्रकाश किरण इसके नीचे वाले भाग से प्रवेश करती है, तो यहां से प्रकाश किरण का परकिरण और अपवर्तन हो जाता है। तो एक प्रकाश किरण तो इस प्रकार से जाती है, तो एक प्रकाश किरण इस प्रकार से, यानी कि ये प्रकाश किरण श्वेत प्रकाश किरण थी, वो अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, उसका परकिरण हो जाता है। तो सबसे कम परकिरण हुआ इस नीचे वाली प्रकाश किरण का, अतः ये रेड कलर की होगी। सबसे ज्यादा परकिरण हुआ है ऊपर वाली प्रकाश किरण का, अतः ये वोयलेट यानी कि बैंगनी कलर की होगी। अब यहां से प्रकाश किरण का होगा जी TIR, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये प्रकाश किरण यहाँ से TIR होना है, तो प्रकाश किरण जब वापिस परावर्तित होंगी, जब वाष्प में गति करेगी, तो वो एक दूसरे को क्रॉस करेगी। जैसा हमने पिछले केस में प्राथमिक इंद्रधनुष ने समझा था उस चीज को। तो ये प्रकाश किरण कुछ इस प्रकार से जाएगी, और ये जो कलर है वो वोयलेट है। इसी प्रकार से ये प्रकाश किरण कुछ इस प्रकार से जाएगी,
और ये जो कलर है वो रेड हो गया। ओके, अब यहां से जब प्रकाश किरण यहां आकर के वापस टकराएगी तो यहां से पुनः प्रकाश किरण का TIR हो जाता है, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन है वो दोबारा उत्पन्न हो जाता है। तो दोबारा यहाँ से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा तो प्रकाश किरण वापिस जल बूंद में आएंगी और वो एक दूसरे को क्रॉस करती हुई आगे आएंगी। तो ये प्रकाश किरण है वो कुछ इस प्रकार से आएगी और ये कलर है वो कौन सा है, वोयलेट है। और ये जो प्रकाश किरण है वो किस प्रकार से गति करेगी, ये जो कलर है वो रेड हो गया। अब यहां से प्रकाश किरण का होगा अपवर्तन, ये प्रकाश किरण निर्गत हो जाती है। और यदि निर्गत कैसे होगी अपवर्तन के नियमों का पालन करते हुए, यदि मैं इसको केंद्र बिंदु नाम दे दूं तो यहाँ पे खींचा गया एक अभिलंब और ये प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटेगी तो ये इस प्रकार गति करेगी और ये प्रकाश किरण वो इस प्रकार से गति करेगी। तो ये कलर रेड होगा और ये कलर हमें दिखाई दे रहा है वोयलेट। तो कुल मिलाकर के द्वितीय इंद्रधनुष में इस एक जल वाष्प के अंदर 2 बार प्रकाश किरण का अपवर्तन हुआ है, एक बार तो यहाँ पे और एक बार यहाँ पे प्रकाश किरण का अपवर्तन हुआ है, जबकि 2 बार प्रकाश किरण का TIR हुआ है। तो कुल मिलाकर के द्वितीय इंद्रधनुष से 4 चरणीय प्रक्रिया होती है, जिसमें 2 बार प्रकाश किरण का अपवर्तन व 2 बार प्रकाश किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसमें जो कलर होता है, रंगों का जो क्रम होता है, पृथ्वी की ओर का जो क्रम होगा वो पृथ्वी की ओर का जो कलर होगा वो रेड कलर होगा और ऊपर की ओर जाने पर जो हमें कलर प्राप्त होगा वो वोयलेट यानी कि बैंगनी कलर हमें प्राप्त होगा। अर्थात द्वितीय इंद्रधनुष में जो रंगों का क्रम होता है वो प्राथमिक इंद्रधनुष में विद्यमान रंगों के क्रम की अपेक्षा उल्टा रहता है। और जब ये प्रकाश किरण पृथ्वी की ओर पहुंचती है तो हमने ये देखा कि सबसे नीचे का जो कलर है वो रेड होता है और सबसे ऊपर का जो कलर है वो वोयलेट होता है। तो रेड जो प्रकाश किरण होगी वो पृथ्वी के साथ 50 डिग्री का कोण बनाती है और वोयलेट जो कलर होता है, प्रकाश किरण होती है, वो पृथ्वी के साथ 53 डिग्री का कोण बनाती है। और कुल मिलाकर के इस द्वितीय इंद्रधनुष का दृश्य स्पेक्ट्रम हमें 3 डिग्री में दिखाई देता है। जहाँ पे प्राथमिक इंद्रधनुष का स्पेक्ट्रम हमें 2 डिग्री में दिखाई दे रहा था, उसके एंगल 40 और 42 डिग्री थे। और द्वितीय इंद्रधनुष में जो स्पेक्ट्रम बनता है वो 3 डिग्री में दिखाई देता है, जिसमें जो एंगल बनते हैं वो 50 और 53 डिग्री बनते हैं। तो द्वितीय इंद्रधनुष एक 4 चरणीय प्रक्रिया होगी और प्राथमिक इंद्रधनुष में 3 चरणीय प्रक्रिया होगी। तो ये था अपने पास प्राथमिक और द्वितीय इंद्रधनुष का निर्माण, उसका बनना, उसकी कुछ कंडीशन कैसे बनती है, जलवाष्प में एक्चुअली में क्या होता है। तो आज की क्लास बस यहीं पे पूरी होती है। ओके, थैंक यू।